हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में मैं लेकर आता हूँ उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो है तराई भाबर का इतिहास। देखिए, तराई भाबर जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका एक अलग इतिहास रहा है। कई सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में, और कई अन्य प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम देखेंगे उन्हीं ऐसे ही प्रश्नों को जो पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की जिनकी संभावना है, और तराई भाबर के विकास क्रम को भी समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, तराई भाबर का इतिहास। देखिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं तराई भाबर क्षेत्र से कि मतलब यहाँ पर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो तराई भाबर क्षेत्र जो प्रसिद्ध रहा था वो रहा था शीशम और सागौन बहुल वनों का क्षेत्र कहा जाता था। पहले यहाँ पर बहुत सारा जंगली क्षेत्र था, जहाँ पर शीशम और सागौन के वन हुआ करते थे, जो एक इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग होती हैं। इन्हीं लकड़ियों के कारण इनका बहुत ज़्यादा विदोहन हुआ, इन वनों का बहुत ज़्यादा नाश हुआ, और यहाँ पर जो बिना वनों की जो खाली ज़मीन खेती करने के लिए बनी, वो इन्हीं वनों के कटान के बाद यहाँ पर बनी। अगर बात करें दोस्तों हम तराई भाबर के निर्माण क्रम की, तो किस प्रकार तराई भाबर का निर्माण हुआ था, तो आप सभी जानते हैं कि जो पहाड़ की वेगवती नदियाँ होती हैं, वो जो अवसाद अपने साथ लेकर आती हैं और बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को जहाँ छोड़ देती है मैदानी भागों में आकर, वहाँ पर भाबर का निर्माण होता है। और उन्हीं कंकड़ पत्थरों के अंदर पानी रिसने लगता है और नदी का पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर, कुछ ही किलोमीटर के बाद, जब वो पानी फिर से बाहर निकल आता है ज़मीन से, तो उस क्षेत्र में मतलब जो दलदली भूमि बन जाती है पानी के बाहर आने के कारण, उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तो ठीक है, तो एक तो हो गया भाबर क्षेत्र जहाँ पर कंकड़ पत्थर होते हैं और जल ज़मीन के अंदर चले जाता है, और दूसरा वो क्षेत्र जहाँ पर जल ज़मीन से ऊपर आता है और दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है, उसे कहते हैं हम तराई क्षेत्र हैं। तो ये है तराई भाबर का निर्माण क्रम। अगर हम बात करें उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र की, तो नैनीताल जनपद का जो निचला हिस्सा है, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, यही तराई के अंतर्गत आता है। चंपावत का निचला हिस्सा भी, टनकपुर वाला हिस्सा है, उसका निचले वाला हिस्सा भी तराई भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है उत्तराखंड का, यहाँ पर जो नदियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें हम देखते हैं यहाँ पर कोसी नदी, गोला नदी, काली, फीका, इस तरह की नदियाँ यहाँ पर हैं। ढेला, दाबका, बौर, बाकरा या अन्य कुछ नदियों की बात करें तो नंधौर आपने सुना होगा, कामीन एक नदी है। तो ये जो नदियाँ हैं, इनमें से ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो शिवालिक श्रेणी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, शिवालिक श्रेणी से, जबकि कुछ कोसी, गोला, काली की बात करें तो कुछ ये मध्य हिमालय, महान हिमालय से निकलती हैं। तो इन नदियों ने इस क्षेत्र को दलदली बनाया है। इस क्षेत्र के दलदली होने का कारण ये सभी नदियाँ रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो इसके बहुत सारे ऐतिहासिक नगर हमें देखने को मिलते हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये जानकारी हमें प्राप्त होती है कि यहाँ पर कभी महल रहे थे या किले रहे थे, जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। सबसे जो पुख्ता प्रमाण है वो है वैनसांग का यात्रा विवरण। देखिए, वैनसांग 630 ईस्वी के बाद यहाँ पर आया था वैनसांग, और वैनसांग ने यहाँ पर जिस शहर का मतलब अस्तित्व बताया है वो शहर था गोविसाण, और गोविसाण जो शहर है वो आज के जो काशीपुर है उससे मेल खाता है। तो वैनसांग के समय ये शहर आबाद था, यहाँ पर एक शहर हुआ करता था गोविसाण। ठीक है, अब देखिए बात करेंगे अगर हम बात करते हैं कत्यूरी राजाओं की, तो कत्यूरी राजाओं के समय भी तराई भाबर क्षेत्र आबाद था। मतलब इसका कुछ हिस्सा, मतलब कत्यूरी साम्राज्य का जो दक्षिणी सीमा थी वहाँ पर तराई भाबर क्षेत्र में लोग निवास करते थे, वो कत्यूरी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन उस समय भी उतना विकसित क्षेत्र नहीं था, कम मात्रा में लोग यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, अब देखिए, सल्तनत जो शासक थे उनकी लगातार इस क्षेत्र पर नज़र थी, और नज़र क्यों थी, तो देखिए, जो तराई भाबर क्षेत्र है वो उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में है और वो मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्रों पर ज़्यादातर सल्तनत का अधिकार था, तो सल्तनत की उत्तरवर्ती सीमाओं पर था ये क्षेत्र, तो इसलिए सल्तनत की नज़र इस पर थी। और इसी नज़र के चलते जो सल्तनतकालीन शासक थे बलबन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। लेकिन फिर भी ये क्षेत्र कभी भी सल्तनत काल के अंतर्गत नहीं आया, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत दूर उनके मतलब मुख्यालय से था, तो इसलिए ये क्षेत्र हमेशा स्वतंत्र रहा। चाहे इस पर आक्रमण हुए, इस पर लूटपाट हुई, लेकिन ये स्वतंत्र बना रहा था। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद मुग़लों का समय आता है। मुग़लों के समय में तराई भाबर का विकास या इसके बारे में कुछ तथ्य देखने को मिलते हैं, उन तथ्यों को हम देखते हैं। तो मुग़लों के समय में जो एक ग्रंथ है आईने अकबरी, जो कि अकबर के समय लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, तो उस आईने अकबरी का एक फैक्ट है, यहाँ पर परीक्षा में पूछा भी गया है कि वहाँ पर तराई के 21 महलों का जिक्र मिला है। उसमें बताया गया है कि तराई में 21 महल मौजूद हैं। ठीक है, तो तराई के 21 महलों का जिक्र किस ग्रंथ में मिला, तो जो आईने अकबरी है उसमें तराई के 21 महलों का जिक्र हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए,
जो ये तराई के 21 जो महल थे ये आईने अकबरी में मतलब वर्णित हैं। तो जो ये क्षेत्र था ये उस समय चंदों के अधीन होना चाहिए था, लेकिन चंदों के अधीन नहीं रहा था कुछ कारणों से। तो जो रुद्रचंद हुए, चंदों के एक शासक रुद्रचंद, वो गए अकबर के दरबार में। उन्होंने अकबर का एक अभियान चल रहा था उस समय, नागौर अभियान। उस नागौर अभियान पे अकबर से भेंट करने के लिए जो रुद्रचंद गए, इसका विवरण अकबरनामा अकबर की जो आईने अकबरी है इसमें है, ठीक है। तो उसने नागौर अभियान पर अकबर की सहायता की और अकबर इससे क्या हो गया, खुश हो गया। ये अकबर को बहुत सारे इसने वो भी दिए थे, अकबर को बहुत सारे उपहार। तो अकबर इससे खुश हो गया और अकबर ने भी इसे एक उपहार दिया इसकी मदद के मतलब एवज़ में। और अकबर ने इसको उपहार क्या दिया, जो तराई बाबर का क्षेत्र था उसे कहा जाता था उस समय 84 माल क्षेत्र। तो इसने 84 माल जो क्षेत्र था उसे रुद्रचंद को दिया, मतलब 84 माल क्षेत्र इसके जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से इसे कहा जाता था। तो माल क्षेत्र तो इस स्थान को कहा जाता है। तो देखिए 84 माल क्षेत्र जो था इसे रुद्रचंद के राज्य में शामिल कर दिया। किसने, अकबर ने। तो अकबर ने इसे रुद्रचंद को दे दिया क्योंकि रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी इस समय 1587 ईस्वी के आसपास। अब देखिए इस ज़मीन की अगर हम बात करें तो इसे नौलखिया माल भी कहा जाता है। इसे नौलखिया माल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र से चंद राजाओं के समय में 9 लाख का कर प्राप्त होता था। 9 लाख की जो संपत्ति या जो टैक्स इससे आता था, इसलिए इस क्षेत्र को नौलखिया क्षेत्र भी कहा गया, तराई बाबर के क्षेत्र को। देखिए इतिहास में ये क्षेत्र 7 भागों में विभक्त था और ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं कि कौन सा भाग, किस भाग का अब नाम क्या है या किस भाग का पुराना नाम क्या था। तो अगर हम बात करें इस तराई बाबर की या 84 माल क्षेत्र या कहें नौलखिया माल क्षेत्र की, तो ये 7 भागों में जो विभक्त था वो 7 भाग थे। देखिए पहला जो भाग था वो था सहजगीर। देखिए सहजगीर जो आज का जसपुर है उसे सहजगीर कहा जाता था। दूसरा भाग था कोटा। कोटा देखिए काशीपुर को कोटा कहा जाता था, इसे हमने गोविसाण भी कहा है। अगला देखिए मुडिया। मुडिया कहा गया है बाजपुर के लिए। बाजपुर भी यहाँ का एक आज का शहर है, तो बाजपुर को मुडिया या मुडिया का परगना कहा जाता था। चौथा है गदरपुर क्षेत्र और 5वां है बुक्सार। देखिए बुक्सार या बुक्साड़ भी से कहा जाता है। तो ये बुक्सार क्षेत्र है, इसे रुद्रपुर और किलपुरी का जो क्षेत्र आज उधम सिंह नगर में है उसे कहा जाता है बुक्सार, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे जो 2 बचते हैं वो हैं, एक तो है बक्शी। बक्शी देखिए नानकमत्ता को बक्सी कहा जाता था। और 7वां है चिंकी। देखिए सुबर्णा और बहेड़ी का जो क्षेत्र है उसे चिंकी कहा जाता था। तो कोटा, मुडिया, गदरपुर, बुक्साड़, बक्सी, चिंकी, ये सब क्षेत्र जो सहजगीर, ये सब क्षेत्र 7 क्षेत्रों में विभक्त था। कौन, तराई बाबर क्षेत्र, जिसे हम 84 माल क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए चंदों के समय से ही शहर का निर्माण शुरू हुआ। अब कैसे कैसे इस शहर का निर्माण हुआ, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर बड़े निर्माण कार्य की, तो जो रुद्रचंद थे, चंद के शासक, अपने अधिकार में आने के बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक शहर की स्थापना की, एक नगर की स्थापना की और नगर का नाम रखा रुद्रपुर नगर, ठीक है। तो रुद्रपुर नगर की जो स्थापना की थी वो की थी चंद शासक रुद्रचंद ने। अब देखिए चंद शासकों के एक सामंत हुए काशीनाथ, इन्होंने भी यहाँ पर एक शहर की स्थापना की और वो शहर जो इन्होंने यहाँ पर बसाया था वो था काशीपुर नगर, जिसकी जो आज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक राजा हुए चंदों में, राजा लक्ष्मीचंद। राजा लक्ष्मीचंद ने क्या किया, उनका शिविर यहाँ से गुजरा, मतलब उनके जो सैनिक शिविर था उस यहाँ से गुजरा था। तो इन्होंने एक जगह पर जिसका नाम था पीपल हट्टा, तो पीपल हट्टा में अपना शिविर डाला था और यहाँ पर आमों का एक बगीचा लगवाया था। तो यहाँ पर जो आमों का बगीचा इन्होंने लगाया तो इसी को नाम दिया गया था बादशाही बागान। तो जो बादशाही बागान था वो था राजा लक्ष्मीचंद का और इसकी स्थापना की थी इन्होंने तराई बाबर क्षेत्र में, ठीक है। अब आगे देखेंगे, देखिए हम पहले बात कर चुके हैं कि इस क्षेत्र से 9 लाख रुपए की आय होती थी। तो ये 9 लाख रुपए का समृद्ध क्षेत्र था और जब भी अगर 9 लाख रुपए का समृद्ध क्षेत्र था और चंद शासकों की सीमा पर मौजूद था, न कि चंद शासन के मध्य में, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र था। तो इसका मतलब है सीमाओं पर आक्रमण पहले से ही होते हैं और अगर वो सीमावर्ती क्षेत्र समृद्ध भी हो तो वहाँ पर अधिक आक्रमण होंगे। तो जो इसके नीचे का राज्य था रुहेलखंड के जो कटिहार हिंदू थे, उनका लगातार आक्रमण इस क्षेत्र पर होता रहा और लगातार चंद शासक इससे परेशान रहे। तो जो कटिहार हिंदू थे, इनके जब आक्रमण इस क्षेत्र पर हुए तो इन्होंने चंदौसी से छीनने का प्रयास किया, कुछ हिस्से को इससे छीन लिया। तो जो चंद शासक बाज बहादुर चंद हुए वे फिर से मुग़ल दरबार में इसके लिए गए। इन्होंने मुग़ल दरबार में मुग़ल जो बादशाह थे शाहजहाँ से भेंट की और उनसे समझौता किया। समझौते में ये हुआ कि जो काबुल कंधार का अभियान है शाहजहाँ का एक अभियान हुआ था काबुल कंधार पर, तो उस अभियान में कुमाऊनी सेना शाहजहाँ की ओर से लड़ेगी। तो बाज बहादुर की जो सेना थी वो काबुल कंधार अभियान पर कुमाऊनी जो सेना थी बाज बहादुर चंद की, वो काबुल कंधार अभियान पर शाहजहाँ की सेना की ओर से उसने युद्ध किया था, ठीक है।
इसके एवज में क्या किया कि शाहजहाँ ने मुरादाबाद के संस्थापक जो नवाब रुस्तम खां थे उन्हें कहा कि आप सहायता करो किसकी, बाज बहादुर चंद की तराई बाबर को जीतने में या माल जो 84 माल परगना था उसे प्राप्त करवाने में। तो नवाब रुस्तम खां की सहायता से जो बाज बहादुर चंद थे उसने 84 माल को फिर से चंदों के अधिकार क्षेत्र में वापस लाने में सफलता पाई और जो 84 माल क्षेत्र था वो पुनः चंदों के क्षेत्र अधिकार में आ गया। किसकी सहायता से? नवाब रुस्तम खां की सहायता से। और ये किया था सब शाहजहाँ ने, ठीक है। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि बाज बहादुर चंद पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था मुग़लों का और शाहजहाँ का। कई सारी जो प्रथाएं थी जो शाहजहाँ के दरबार में थी वो उसने शुरू की थी चंद दरबार में भी। तो यही कारण था जो उसकी सहायता की थी शाहजहाँ ने, ठीक है। अब देखिए इसने यहाँ पर एक शहर बसाया था, वो था बाजपुर नगर। तो बाजपुर नगर की स्थापना की थी बाज बहादुर चंद ने तराई बाबर क्षेत्र में। आगे देखिए, आगे जो नाम मिलता है हमें चंद राजाओं में वो है कल्याण चंद चतुर्थ। तो कल्याण चंद जो फोर्थ था उसके समय में क्या हुआ कि जो रुहेल थे, रुहेलखंड के रुहेले, उनका आक्रमण 2 बार हुआ। कहाँ? इसके राज्य पर, मतलब तराई बाबर क्षेत्र पर 1744 से 48 तक। हालांकि ये आक्रमण तराई बाबर से अंदर भी हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा तराई बाबर क्षेत्र को। और जब ये आक्रमण हुआ तो चंद शासक ने क्या किया कि वो पुनः मुग़ल दरबार में गया, क्योंकि जब चंदों से तराई बाबर को छीना गया उन्होंने सीधे मुग़लों से सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि मुग़ल सहायता के बिना यहाँ पर उनका अधिकार होना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें मुग़लों ने ही बार बार इसे दिया था। तो वो इस एवज में मुग़लों से इसे मांगते थे, क्योंकि वो मुग़लों को कह सकते थे कि आपके पूर्वजों ने इसे हमें भेंट किया था, ठीक है। तो इसलिए वो बार बार मुग़लों के दरबार में गए और उन्होंने इसे प्राप्त करने में सफलता भी पाई। लेकिन हुआ क्या कि बार बार रुहेले आक्रमण यहाँ पर होते रहे और ये क्षेत्र धीरे धीरे चंदों से जाकर मतलब रुहेलों के क्षेत्र में रुहेलों की सीमा के अंतर्गत आने लगा। लेकिन ये एक बीहड़ बंजर होने लगा, क्योंकि लगातार आक्रमणों के चलते यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया। अभी इतना समृद्ध क्षेत्र नहीं रहा। लेकिन जो गोरखा आक्रमण हुए थे 1790 में कुमाऊँ पर, तो उस समय क्या हुआ, गोरखा आक्रमण के समय जो कुमाऊँ की जनता थी उसने पलायन शुरू कर दिया। और पलायन जब इस जनता ने किया तो ये तराई के क्षेत्रों में पलायन करने लगी, क्योंकि बचने का एक ही तरीका था, जो घने वन थे तराई के या वहाँ पर ही बचा जा सकता था गोरखों से। तो इसलिए यहाँ से पलायन हुआ बहुत ज़्यादा तराई के क्षेत्रों में। लेकिन 1802 में क्या हुआ कि रुहेलखंड पर अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ और इसके बाद अधिकार भी हो गया। और उस समय जो ये तराई बाबर का क्षेत्र था ये लगभग रुहेलखंड की सीमा के अंतर्गत आता था। तो इसके बाद ये पलायन पर रोक लग गई और ये जो क्षेत्र था ये अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया। तो उस समय तक इसका व्यापारिक महत्व बढ़ चुका था। यहाँ पर व्यापार जो हिमालय के व्यापारी होते थे, जवाहर क्षेत्र के जो भोटिया व्यापारी होते थे वो यहाँ पर आते थे। तो अंग्रेज़ों ने जब इस व्यापारिक घटना को देखा कि तराई बाबर में बाज़ार मतलब लोग अपना सामान बेचने आते हैं और वहाँ से उठाया हुआ सामान पहाड़ों में बेचने के लिए ले जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक हाट लगाया। देखिए अंग्रेज़, आपको पता है अंग्रेज़ खुद व्यापारी थे और व्यापार ही में उनकी रुचि थी, तो इन्होंने इसीलिए यहाँ पर एक हाट या बाज़ार लगाया। और 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक जो 1802 में इन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़े हाट का प्रबंध किया। तो यहाँ से शुरू होता है इनका अंग्रेज़ों से संबंधित इतिहास। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने पहला कार्य यही किया था यहाँ के व्यापारिक महत्व को देखते हुए, ठीक है। अब अंग्रेज़ों ने जब यहाँ के खेतों को देखा तो उन्हें लगा कि यहाँ पर खेती की जा सकती है। तो जो कुमाऊँ कमिश्नर हुए विलियम ट्रेल, उन्होंने 1818 में प्रयास किया यहाँ पर अनाज की खेती करने का, व्यापारिक खेती का नहीं, जब सिर्फ अनाज की खेती का। लेकिन ये असफल रहा। ये असफल इसलिए रहा क्योंकि तराई बाबर में जो सिंचाई की सुविधा थी उसका विकास नहीं किया ट्रेल ने और सीधे अनाज की खेती बढ़ाने का प्रयास किया बिना सिंचाई के विकास के। तो इसलिए यहाँ पर अनाज की खेती का जो ये प्रयास था उनका पूर्णतः असफल रहा। और अब जब शुरुआत हुई तराई बाबर के विकास की तो उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो है हेनरी रैमजे का। देखिए 1850 का वक्त था। जो हेनरी रैमजे थे वो कुमाऊँ के असिस्टेंट कमिश्नर बने थे। और जब वो कुमाऊँ के असिस्टेंट कमिश्नर बने तो यहीं से तराई बाबर का भाग्य उदय हुआ, तराई बाबर का विकास हुआ। और तराई बाबर जो आज अपनी दशा में पहुंचा है यहीं से इसकी शुरुआत हुई जब रैमजे कुमाऊँ के असिस्टेंट कमिश्नर बने। रैमजे का पूरा ध्यान या सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो अपने पूरे जीवन काल में रहा वो रहा था तराई बाबर के विकास पे। इसीलिए इन्हें कहते हैं हम तराई बाबर का विश्वकर्मा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, देखिए इन्होंने सबसे पहले कोसी से नहर का निर्माण किया। कोसी से एक नहर लाए, कोसी नदी अल्मोड़ा से, और इस नहर को अल्मोड़ा के निचले हिस्सों से, और इस नहर को इन्होंने क्या किया, बाबर में सिंचाई का प्रयास किया इस नहर के द्वारा, ठीक है। बाबर में नहरें खुदवाई। अब अनाज की विस्तृत खेती यहाँ पर शुरू की। पहले
विस्तृत खेती करने से पहले इन्होंने यहाँ पर सिंचाई की सुविधा की, जबकि ट्रेल ने सीधे अनाज की खेती शुरू की और सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए विकास नहीं हुआ। इन्होंने हल्द्वानी शहर का निर्माण किया, हल्द्वानी को एक मंडी के रूप में विकसित किया जहाँ पर सामान बेचा जा सके, व्यापार किया जा सके, ठीक है। और तराई को आबाद करने का प्रयास किया, लोगों को तराई में बसने के लिए निमंत्रण दिया, मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया। और जो तराई में न बसने का मुख्य कारण था मलेरिया जैसी बीमारियों का वहाँ पर होना, उसके नियंत्रण के प्रयास भी इनके द्वारा किए गए, छिड़काव किया गया बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुओं का निर्माण किया गया स्वच्छ जल के लिए, और सड़कों का निर्माण यहाँ पर एक छोर से दूसरे छोर तक किया, और दलदल को सुखाने का प्रयास किया। देखिए दलदल ही मेन रीजन था जो यहाँ पर मतलब बीमारियों का कारण था। दलदली भूमि में ही बीमारियाँ पनपती हैं कीचड़ में, तो इन्होंने इसको सुखाने का प्रयास किया। इससे फ़ायदा ये हुआ, एक तो यहाँ पर बीमारियाँ कम हुई, दूसरा यहाँ का जो फालतू पानी था वो यहाँ से बाहर निकला, और जो कृषि युक्त ज़मीन थी उसका निर्माण यहाँ पर हो पाया, और अब यहाँ पर कृषि करना भी आसान हुआ। तो कमिश्नर रैमजे ने यहाँ पर जो भी प्रयास किए वो सभी तराई भाबर के लिए वरदान साबित हुए, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें रैमजे की उपलब्धियों की, तो जब रैमजे का सेवा अवकाश हो रहा था 1884 ईस्वी के आसपास, तो उस समय 137.1 मील लंबी सिंचाई नहरों का निर्माण यहाँ पर हो चुका था तराई भाबर में। देखिए 1 मील का मतलब होता है कितना, 1 मील का मतलब होता है 1600 मीटर। तो 137.1 मील लंबी सिंचाई नहरों का निर्माण इसने यहाँ पर किया था, काफ़ी नहरों का निर्माण किया। और तराई इम्प्रूवमेंट फंड भी इसने बनाया था 1880 में, जो कि तराई के क्षेत्र में काम करेगा, तराई प्रोत्साहित करेगा यहाँ की खेती को, सिंचाई को। तो इसलिए रैमजे को कहा जाता है तराई भाबर का विश्वकर्मा, ठीक है। जो तराई इम्प्रूवमेंट फंड था इसने मतलब भाबर में जो कृषि के विकास के लिए कार्य किया। रैमजे स्वयं भाबर से शासन करता था। रैमजे देखिए अपने जो शासन करने का जो रैमजे का तरीका था, वो अलग अलग जगहों से 4-4 महीने रहकर शासन करता था। तो वो 4 महीने अल्मोड़ा में बैठता था, तो 4 महीने तराई भाबर में भी वो बैठता था। तो तराई भाबर से शासन करने का उसका मकसद ये था कि तराई भाबर का भी विकास हो सके। तो रैमजे की विकास करने की अलग एक टेक्निक थी कि वो 4-4 महीने अलग अलग जगहों प्रवास करता था, ठीक है। तो देखिए 1900 की अगर हम बात करें, तो अब अगले सनों की बात करें, तो 1900 में क्या हुआ कि तराई भाबर में बसने हेतु प्रोत्साहन लगातार अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। लोगों को तराई भाबर में बसने का प्रयास किया गया, उन्हें वहाँ ज़मीन दी गई, सुविधाएं दी गई, जिससे कि तराई भाबर में खेती का विकास हो सके। और 1906 में देखिए कुमाऊं में भाबर खेतिहर न्यास निधि का निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई इस संस्था की। तो जो भाबर खेतिहर न्यास निधि का निर्माण यहाँ पर किया गया था, वो आर्थिक सहायता हेतु किया गया था, और ऐसी योजनाओं का विकास किया गया था जिससे तराई भाबर में कृषि कार्यों को वृद्धि मिल सके, यहाँ पर आबादी बढ़ सके। और इसके लिए यहाँ पर पटवारी कानून को ऐसे अनेक पदों का सृजन किया गया था, जिससे कि यहाँ पर कानून व्यवस्था भी बनी रहे और इसका विकास लगातार होता रही। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई थी यूपीएससी के द्वारा। अगला देखिए, अब देखते हैं हम कुछ अन्य उन फैक्टों को जो कि वनों से संबंधित रही और तराई भाबर इनसे संबंधित रहा। तो वनों के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि 1826 में जो विलियम ट्रेल थे उन्होंने साल वनों की कटाई पर रोक लगा दी थी, और ये इसलिए लगाई थी कि साल वनों की जो कटाई हुई थी तराई भाबर में, तराई भाबर के उत्तरी छोरों पर ये स्थित थे साल के वन, इनकी कटाई के बाद इनको बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर वनों को हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर रोक लगा दी गई थी। देखिए 1822 अगर हम बात करें 1855 से 61 तक की, तो 1855 से 1861 तक क्या हुआ था कि वनों का बहुत ज़्यादा दोहन इस काल में अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ था। और ये होने का कारण ये था कि रेलवे का विकास पूरे भारत में चल रहा था, ठीक है। और रेलवे के विकास के लिए क्या ज़रूरी था, स्लीपर या लकड़ी की चीज़ें, इसलिए इन वनों का बहुत ज़्यादा विदोहन हुआ था। लेकिन 1861 तक आते आते ये समझ आ गया था रैमजे जैसे लोगों को कि ये खतरा है, इन वनों के अस्तित्व का कटना खतरा है इस क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 1862 में रैमजे कमिश्नर के साथ साथ वन कंजर्वेटर भी बने, और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे वनों के दोहन को रोकने के प्रयास किए। रैमजे वन कंजर्वेटर बने थे 1962 में, ठीक है। अब वनों के लिए जो नीतियाँ बनानी थी वो भी रैमजे के हाथ में ही थी, ठीक है। 1868 में क्या हुआ कि वन विभाग के अंतर्गत सारे वन लाए गए, क्योंकि वन विभाग की स्थापना हो चुकी थी। तो 1868 में तराई भाबर के सारे वन विभाग के अंतर्गत लाए गए, ठीक है। और लेकिन वहीं एक अन्य कार्य यहाँ पर हुआ कि 1862 में यहाँ कुमाऊं में आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना हुई थी। इस कंपनी को लकड़ी की आवश्यकता थी, तो इस कंपनी की लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर वन नियमों में छूट भी दी गई। तो एक तरफ तो वनों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को फ़ायदा देने के लिए वनों में छूट भी दी गई थी। तो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि आयरन वर्क्स कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1862 में हुई, ठीक है।
और जो अंतिम फैक्ट इस पूरे टॉपिक का है वो है तराई में चराई के नियम। तराई में चराई के नियम भी तय किए गए थे जिससे कि तराई बावर क्षेत्र को नुकसान न पहुँचे, ज़्यादा चराई से यहाँ की ज़मीन को नुकसान न पहुँचे। तो चराई के जो नियम थे वो 1909 में तय किए गए थे तराई बावर क्षेत्र में। तो ठीक है, तो बहुत सारे नियम यहाँ पर तय किए गए थे तराई बावर क्षेत्र में। इसका विकास धीरे धीरे हुआ। तो अगर इसके विकास की हम बात करें तो तराई का विकास जो सर्वाधिक किया था वो किया था कमिश्नर रैमजे ने। इसके बाद इसका विकास होता रहा है और आज तराई बावर क्षेत्र जो है उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी कह सकते हैं, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घनी आबादी निवास करती है। बहुत कृषि के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। और जो हरित क्रांति हुई थी हमारी 1965 के बाद, उस हरित क्रांति में जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड से योगदान दिया था तो वो तराई बावर क्षेत्र ही था। यहीं पर देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय स्थापित है जिसने तराई बावर में कृषि के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। कृषि की उपज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इस विश्वविद्यालय ने। और हरित क्रांति के जो मतलब जिस ज़मीन पर हरित क्रांति ने सफलता पाई थी वो तराई बावर की ही ज़मीन थी। तो दोस्तों ये था हमारा तराई बावर से संबंधित टॉपिक्स। कई सारे फैक्ट इसके अंतर्गत थे। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं बार बार, जिससे कि वो फैक्ट्स आपको मिला। बहुत सारे फैक्ट्स इसके अंदर से पूछे गए हैं, बहुत सारे पहले भी पूछे गए हैं और अब पूछे भी जाएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आया था। जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।